हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू थिंकर लेकर आई हूँ, हेराल्ड गारफिंकल। हेराल्ड गारफिंकल आपके लिए न्यू है। बहुत बच्चे पढ़े भी होंगे हेराल्ड गारफिंकल के बारे में, जिन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी शब्द दिया है। हेराल्ड गारफिंकल कहाँ के रहने वाले थे? एथनोमेथोडोलॉजी शब्द का आविष्कार उन्होंने 1940 में उन्होंने किया है। हेराल्ड गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया है? 1940 में। ये जो शब्द है इसका इन्होंने किया है 1940 में। और देखिए 1940 में किया है। 1914 में करने के बाद उन्होंने इस शब्द का या इस जो परिप्रेक्ष्य है, पर्सपेक्टिव है, जो लोक विधि विज्ञान, जिसको कहते हैं लोक विधि विज्ञान। लोक मतलब मनुष्य, विधि मतलब पद्धति, जो लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में घटने वाली पद्धतियां हैं, इसी को गारफिंकल ने लोक विधि विज्ञान कहा है। अमेरिकन समाजशास्त्री गारफिंकल समकालीन समाजशास्त्र में अपने मौलिक चिंतन एवं विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को लोक विधि विज्ञान शब्द दिया है। इनका जन्म वर्ष 1917 में हुआ था और वर्ष 1952 में 1952 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि ग्रहण की थी। वे ओहियो एवं शिकागो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक में रहे हैं। उनकी दो प्रमुख कृतियां हैं, स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967, कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी। आइए देखते हैं गारफिंकल की पद्धति शास्त्र क्या है, उन्होंने क्या बताया है। गारफिंकल की शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी रुचिकर रही है। वे न्यू स्कूल शिक्षण संस्थान में अल्फ्रेड सूर्ज के विद्यार्थी थे। गारफिंकल अल्फ्रेड सूर्ज के विद्यार्थी थे। सन 1946 और 52 के बीच पार्सन्स के सानिध्य में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण ग्रहण किया। 1952 में शोध की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की और स्वीकार किया कि गारफिंकल के विचारों पर जहां एक और सूर्ज के प्रघटना शास्त्र का प्रभाव है, वहां पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत ने भी उनके विचारों को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में महती भूमिका निभाई है। प्रघटना शास्त्र महती भूमिका निभाई। वे दोनों के विचारों से परे जाकर एथनोमेथोडोलॉजी की रचना की। प्रघटना शास्त्र और नृजाति पद्धति शास्त्र दोनों ही उपागम निकट से जुड़े हुए हैं। अब आप देखें कि 1952 में वे लॉस एंजिल्स स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आए और उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर नृजाति पद्धति शास्त्र को विकसित किया और 1967 में इस विषय की प्रथम पुस्तक स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी लिखी। अध्ययन में इस नवीन परिप्रेक्ष्य ने समाजशास्त्र के चिर परिचित संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के विरोध में तर्क प्रस्तुत कर रूढ़िवादी समाजशास्त्र को नकारा है। जो रूढ़िवादी समाजशास्त्र था उन्होंने नकारा है। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आइए देखते हैं। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य था कि उन विधियों का पता लगाना जो मनुष्य के दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ क्रियाएं, उनकी अपनी कुछ क्रियाएं होती हैं, जिनका विवेचन करना और उनका अर्थ भी ढूंढना। यानी अब आप देखिए, नृजाति पद्धति शास्त्र का मुख्य दो बिंदु है। नंबर एक, लोक विधि विज्ञान का मतलब जो लोगों के जीवन में दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का विवेचन करना तथा उसका अर्थ भी ढूंढना। इन दूसरे शब्दों में लोक विधि विज्ञान सामान्य ज्ञान और उन तरीकों और विधियों का समूह है
जिसके द्वारा समाज के साधारण सदस्य अपनी क्रियाओं का अर्थ निकालकर उन परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि आप जैसे बोलते हैं चाय वाय, आना जाना, तुमने खाना खा लिया तो बोला हाँ मैंने खाना वाना खा लिया, या ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है फिर भी बोला जाता है समाज में, मैंने खाना वाना बना लिया। इस तरह के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लोक विधि विज्ञान में इसका प्रयोग होता है। लोक विधि विज्ञान सामान्य ज्ञान और उन तरीकों और विधियों का एक समूह है जिसके द्वारा समाज के साधारण सदस्य अपनी क्रियाओं का अर्थ निकालकर उस परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं जिस परिस्थिति में वे होते हैं। ये पार्शनवादी और सूर्यवादी दोनों के विचारों के घुलन मिलन का परिणाम है। यानी जिस तरह से सूर्य का प्रभाव सूर्य के ऊपर मैक्स वेबर का प्रभाव था और पार्सन्स का प्रभाव था, उसी तरह से गार्फिंकल सूर्य के विद्यार्थी थे, इसलिए इन पर भी मैक्स वेबर का प्रभाव था और पार्सन्स का प्रभाव था। अब आप देखिए कि व्यक्ति जिस तरह की सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित भावों की रचना करते हैं उसे बनाए रखने में प्रयोग करते हैं। इनकी जानकारी प्राप्त करने में ही गार्फिंकल की मुख्य रुचि रही है। सामाजिक स्थितियों में व्यक्ति रचनात्मक क्षमताओं का प्रयोग कैसे करते हैं, इसे उजागर करने के लिए गार्फिंकल ने बाह्य सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रभाव पर केंद्रीय समाजशास्त्री विचारणा की कटु आलोचना उन्होंने की है। अब आइए देखते हैं कि गार्फिंकल ने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार से की है। सामाजिक तथ्य की व्याख्या, जैसे कि उन्होंने कहा है कि नृजाति पद्धति शास्त्र जो है वो वार्तालाप बातचीत के सूक्ष्म और विस्तृत ब्यौरावार अध्ययन पर जोर देता है। अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे खाना वाना खा लेना, कि चाय वाय लाइए, तो ये सब जो वर्ड है वो सब वर्ड दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग किए जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा। अगला देखें कि सूर्य का पद्धति शास्त्र क्या है। गार्फिंकल ने समाजशास्त्रीय अध्ययनों की व्याख्या करने अपने ढंग से की है। गार्फिंकल के शब्दों में मानव शास्त्रीय पद्धति द्वारा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का दृष्टिकोण इस तथ्य पर बल देता है कि समाजशास्त्री को यह अध्ययन करना चाहिए कि व्यवहारिक दशाएं दिन प्रतिदिन किस प्रकार सामाजिक रूप से संगठित होती है। यानी जिस तरह से हम लोग दिन प्रतिदिन सामाजिक क्रिया करते हैं, व्यक्ति द्वारा जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं की जाती हैं, उसका अर्थ जानने के लिए गार्फिंकल ने इस पद्धति को अपनाया और समाजशास्त्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे इस रूप में कैसी दिखाई देती हैं, जैसे किसी की जानकारी प्राप्त करना, किस प्रकार के व्यक्ति एक समाज क्रम में उन्हें देखते हैं। नृजाति पद्धति शास्त्र में सामान्य ज्ञान के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को महत्व दिया जाता है। समाज का सदस्य उसे किस रूप में देखता है, इसी तरह से साथ ही इन्होंने सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता और सदस्यों की उपलब्धि के रूप में देखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नृजाति पद्धति शास्त्र पर अपने कार्य में लेखा परीक्षा परंपराएं इत्यादि सिद्धांत जैसे वृत्त चित्र विधि का प्रयोग किया है, लेखा परीक्षा परंपराओं का प्रयोग किया है। इस प्रकार उन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, जो यथार्थ में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है। देखिए आगे गार्फिंकल ने क्या कहा है कि प्रजाति पद्धति शास्त्र के अनुसार वस्तुनिष्ठ वास्तविकता दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं का उत्पादन मात्र है। इस प्रकार इनके अंतर्गत सामाजिक वास्तविकता को सिद्धांतों के आधार पर न खोजकर नित्य प्रति की सामाजिक घटनाओं और उनके प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं को खोजने पर बल दिया। यानी समाज में जो घटित होती हैं प्रतिदिन घटनाएं, उन घटनाओं को और उनकी प्रतिक्रियाओं को खोजने पर उन्होंने बल दिया है। अगली उनकी अवधारणा क्या है गार्फिंकल की, प्रलेखन विधि। उनकी पहली है, गार्फिंकल ने कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया जैसे प्रलेखन विधि, संदर्भिता, निर्देशिका, व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, टीकात्मक व्यवहार, चिंतनशीलता तथा क्रमिक समायोजन, तार्किक विवरण, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है।
प्रलेखन विधि, इस विधि के अंतर्गत किसी पद्धति की असंख्य विलक्षणताओं में से कुछ का चयन कर लिया जाता है, उन्हें एक विशिष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है एवं एक अंतर्निहित प्रतिमान के साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। फिर इस प्रक्रिया को बदल दिया जाता है और अंतर्निहित प्रतिमानों के विशिष्ट दृष्टांतों को प्रतिमान के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत भी किया जाता है। आगे गारफिंकल ने क्या कहा है कि गारफिंकल के शब्दों में प्रलेखीय पद्धति अध्ययन की वह प्रणाली है जिसमें किसी वास्तविक उपस्थिति को पूर्व कल्पित अंतर्निहित प्रतिमान के प्रलेख के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और प्रलेख के आधार पर दूसरों की व्याख्या की जाती है। फिर इन व्याख्याओं का विश्लेषण कर एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। संदर्भिता या निर्देशिका है, इनकी अगला थॉट है। पहले क्या आपने देखा, प्रलेखन विधि, उसके बाद में आपने देखा संदर्भिता या निर्देशिका। संदर्भिता का तात्पर्य किसी वस्तु और क्रिया का ज्ञान, अर्थ और उसके संदर्भ से निकाला जाता है। ये एक विशेष स्थिति में संदर्भित होता है। कोई भी मानवीय घटना एक विशेष संदर्भ से जुड़ी होती है, अतः प्रत्येक शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार होता है। देखिए जैसे कि आप उदाहरण के संदर्भ क्या होता है, संदर्भित मतलब संदर्भ के आधार पर। जैसे कि किसी ने कुछ ऐसा वर्ड कहा कि मान लीजिए कि आपको किसी ने ऐसा कुछ कहा कि आपको लगा कि अरे ये तो इस संदर्भ में नहीं कहा, इसने तो कुछ और बात कही है और मैंने तो कुछ और बात कही है। जैसे आपका कोई मित्र है या कोई दोस्त है, फ्रेंड है, अगर गुस्सा हो जाता है किसी बात को कहने से, जैसे आप कहते हैं अरे उधर चलो या वहाँ चलो, हम लोग आज पिक्चर देखने चलते हैं, तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम रोज रोज पिक्चर के लिए जिद करते हो। यानी कि आपने जो पिक्चर के संदर्भ में जो बात कही उससे बुरी लगी। इसका मतलब कि वो पिक्चर नहीं जाना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है और आपको पिक्चर जाना है। तो ये क्या हुआ, ये संदर्भ हुआ। संदर्भ मतलब जिस संदर्भ में आप बात करते हैं उस पर उसका रिएक्ट क्या है, उसकी प्रतिक्रिया उसने क्या की, इस प्रतिक्रिया पर भी अध्ययन करना ये लोक विधि विज्ञान बताता है। अब आपको समझ में आ गई होगी मेरे समझाने का मतलब यही होता है, यही हुआ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छी तरह से और नॉर्मली समझ में आ जाए। इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको और भी अच्छी तरह से मैं पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। कोशिश मेरी जारी है। हर वीडियो में मैं एक आपको नया कंटेंट भी दूंगी और नए थिंकर को लाऊंगी और जो भी हो सकेगा मैं अच्छा से अच्छा आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। अगला है टॉपिक उनका व्यवहारिक और समाजशास्त्रीय तर्क। गारफिंकल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समाजशास्त्री भी है क्योंकि वह समाजशास्त्रियों की भांति प्रघटनाओं का अर्थ प्रदान करता है, महत्व देता है, घटनाओं का व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर अध्ययन करता है। गारफिंकल के अनुसार अनुभव पर आधारित ज्ञान ही व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क है। व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क में गारफिंकल को 3 बातों को सम्मिलित किया है गारफिंकल ने। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको अवश्य ही नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 ये आपका है दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन और मनन। तीसरा क्या है, स्वयं के अनुभव के आधार पर घटनाओं का वर्गीकरण। स्वयं के अनुभव यानी आप कभी भी कोई मतलब क्रिया करते हैं और आप जाते हैं, उस क्रिया को करने के बाद आप कुछ जो अनुभव करते हैं उसके आधार पर घटनाओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं। अगला है कि घटनाओं का तार्किक विवरण प्रस्तुत करना, यानी घटनाओं को तार्किक रूप से हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये है। अगला आप देखें, अगला है टीकात्मक व्यवहार। आपका टीकात्मक व्यवहार क्या है, मतलब ये अगला टॉपिक है जो गारफिंकल ने दिया है, टीकात्मक व्यवहार। गारफिंकल के अनुसार जब हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, अभी जैसे अभी आपको मैंने बताया था चाय वाय, रोटी वोटी, पेन वेन, तो ये शब्द जैसे है, जैसे मैंने कहा कि कोई सब्जी है, कोई चीज है, जैसे आलू वालू,
तो आलू तो ठीक है, वालू क्या होता है? तो इसका कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, फिर भी दिन प्रतिदिन के जीवन में वो हम सब कहते हैं। चीनी विनी, मतलब अरे चाय में चीनी विनी डाल लाना, मतलब चाय में चीनी तो ठीक है, विनी क्या है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो यही इन्होंने टीकात्मक व्यवहार इसे कहा है गार्फिंकल ने। दैनिक जीवन में ऐसे अनेक शब्दों समूह का प्रयोग किया जाता है जिनका विशिष्ट कोई अर्थ नहीं होता है, उनका अर्थ शब्द में छिपा भी होता है। ये शब्द सामाजिक संरचना, पारस्परिक अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि हम लोग घर में जब कभी भी, आप उदाहरण के देखें, सिंपल सी बात मैं उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कि घर में खिचड़ी बनी या तहरी बनती है तो सब लोग बोलते हैं अरे चटनी वटनी, चटनी वटनी और पापड़ वापड़ बना लेना। तो ये क्या है? ये मतलब शब्द तो है चटनी और वटनी, उसमें पापड़ वापड़, तो ये जो शब्द हैं उससे मिलता जुलता जो शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसी को टीकात्मक व्यवहार कहा है, किसने? गारफिंकल ने। जैसे उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है, इनका अध्ययन करना चाहिए हमें। हम कहते हैं जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, पेन वेन। चाय वाय, चाय और वाय में वाय का अर्थ छिपा है। चाय के साथ कुछ खाने वाली वस्तुएं, वाय का मतलब चाय के साथ खाने वाली वस्तुएं। पापड़ वापड़ मतलब पापड़ के साथ में और भी कुछ चाहिए, दूसरे तरह का पापड़। तो ये चाय तो ठीक है, वाय का मतलब चाय के साथ कुछ खाने वाली कुछ चीजें। अगला पॉइंट क्या है गारफिंकल का? चिंतनशीलता। गारफिंकल के अनुसार सामाजिक घटनाओं के बारे में चिंतन, मनन, पुनर्विचार आवश्यक है, ताकि उस घटना के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके जो प्रारंभिक स्तर पर नहीं पाई गई है। इससे यथार्थता को ज्ञात किया जा सकता है, इनके लिए विचारों का सृजन होता है। इस प्रकार सामाजिक शास्त्र में एक नई विद्या, पुनर्चिंतन समाजशास्त्र का विकास भी हुआ है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है? क्रमिक समायोजन और तार्किक विवरण। गारफिंकल के अनुसार एथनोमेथोलॉजी में क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण का भी महत्व है। इसके अंतर्गत खोजने की प्रक्रिया, आंकने की प्रक्रिया, प्रतिवेदन की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया, वर्णन की प्रक्रिया आदि सम्मिलित हैं। इसमें समाजशास्त्री घटना के तत्वों का तर्क एवं महत्व के अनुसार चयन करते हैं तथा किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं। अब इस तरह से आपने देखा, देखिए क्रमिक समायोजन, ये इनकी टॉपिक है। चिंतनशीलता, टीकाकरण, टीकाकरण में वही चाय वाय है। चिंतनशीलता में क्या है? यथार्थ को ज्ञात किया जा सकता है, विचारों का सृजन होता है। सामाजिक शास्त्र में एक नई पुनर्चिंतन, समाजशास्त्र का विकास। ठीक, तो इस तरह से हुआ। अगला है व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, जिसमें उन्होंने बताया है कि अनुभव पर आधारित ज्ञान ही व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क है। यानी जो व्यक्ति अपने अनुभव पर आधारित कोई घटना घटित होती है, उसको अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर वो उसका क्या अर्थ निकालता है। जैसे कि मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो आप देखने गए, तो वहां पर आपने देखा कि कोई पति पत्नी में मान लीजिए लड़ाई हो रहा है, तो आपने देखा कि उसमें पत्नी की कोई गलती नहीं थी, पति की गलती थी। आप तो देख के चले आए, लेकिन जब आप उसका देख कर चले आए तो आपको स्वयं ये अनुभव हुआ ना कि उसमें पत्नी की कोई गलती नहीं थी, पति की गलती थी। पति रोज शराब पीकर आता था तो पत्नी उसको टोकती थी, इसलिए उसको उसके पति ने उसको मारा या मारपीट हुई या झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ। तो स्वयं के आधार पे आपने ये निष्कर्ष निकाला कि उसका पति बहुत खराब व्यक्ति है और वो अपने परिवार को भी बिगाड़ रहा है, अपने शरीर को भी बिगाड़ रहा है, प्लस अपने संबंध को भी बिगाड़ता है। तो इस तरह से क्या आपने अनुभव किया? स्वयं के अनुभव के आधार पर घटनाओं का वर्गीकरण करने के आधार पर उन्होंने अनुभव किया। फिर दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन और मनन भी करना है कि आज जो मेरे साथ घटित हुआ है ये कहाँ अच्छा है, कहाँ तक अच्छा है और कहाँ तक बुरा है। और घटनाओं का तार्किक विवरण भी, जो घटनाओं का तार्किक विवरण है ये भी आपने देखने की कोशिश की। अगला है संदर्भिता या निर्देशिका, ये आपने देख लिया है। फिर प्रलेखन विधि भी आपने देखी है। फिर व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क देखा है, इसके 3 पॉइंट है। अनुभव के आधारित पे उन्होंने बताया है। उसके बाद टीकात्मक व्यवहार क्या क्या है? टीकात्मक व्यवहार आप जान गए होंगे, ये चाय वाय रोटी वोटी, ये जो वाय है साथ में उसका अर्थ छिपा होता है, मतलब चाय के साथ कुछ और भी। फिर चिंतनशीलता है, उन्होंने चिंतनशीलता के बारे में बताया है। क्रमिक समायोजन और तार्किक विवरण के बारे में बताया है।
गारफिंकल की अब आइए कुछ कृतियां देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं गारफिंकल ने। इनकी कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे देखिए इन्होंने लिखा है टुवार्ड्स सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, 2008 में उन्होंने लिखा है। अगला है स्टडी इन एथनोमेथोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सीइंग सोशियोलॉजी द रूटिंग ग्राउंड ऑफ सोशल एक्शन, 2005 में इन्होंने लिखी है। 2005 में देखिए इसका क्रम कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। सबसे पहले बुक है स्टडी इन एथनोमेथोलॉजी 1967 में, उसके बाद में आती है ये सीइंग सोशियोलॉजी और रूटिंग ग्राउंड ऑन सोशल एक्शन, उसके बाद में सोशियोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन, सोशियोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन गारफिंकल की बुक है। एथनोमेथोलॉजीज प्रोग्राम, ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इन बुक को ध्यान रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। जिस तरह से आप थिंकर को याद करेंगे उनकी बुक्स भी याद कर लीजिएगा। बुक याद करने के बाद में आपका ये थिंकर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों ने ये थिंकर कंप्लीट किया। अभी इसमें और एक दो थिंकर हैं बच्चों। ये कौन से थिंकर हैं जिसको मैंने बताया है? देखिए अब आपने जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बारे में जाना है, यूजीसी नेट का ये यूजीसी नेट का सिलेबस है। तो इसमें जो आपने यूजीसी के नेट का तो मेन सिलेबस है ही है, लेकिन साथ में आप यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अभी तक जितने देखे हैं जैसे मीड है, सूर्ज हैं, गारफिंकल है, इनके बारे में अभी तक मैं पढ़ाई हूँ। कार्ल मैनहीम है, इनकी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ और आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट के साथ में इनकी बुक्स भी याद कर लीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे कंटेंट, मेरे लाए हुए कंटेंट आपको कैसे लगे, और इसके बारे में आप मुझे कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को अच्छी लगी होगी तो मेरे दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और मेरे द्वारा बनाई हुई जो वीडियोस डाली गई हैं, इन वीडियोस को आपने कितना फॉलो किया और वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।